हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मुरादाबाद डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत जो मुरादाबाद डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। और यह पेपर 25% IQ कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 7 अक्टूबर 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था। जिसके लिए अगर बात करें तो कैंडिडेट को इस पेपर के अंतर्गत 3 घंटे का समय दिया गया था, और जिसके लिए पेपर के लिए 100 फुल मार्क्स रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का रखा गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंतर्गत रखे गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पूछे गए हैं, इन LHB कोचेज कैन ब्रेक सिलेंडर विथ हैंड ब्रेक एंड ब्रेक सिलेंडर विदाउट हैंड ब्रेक इज इंटरचेंजेबल, यानी क्या हैंड ब्रेक के साथ ब्रेक सिलेंडर और हैंड ब्रेक के बिना ब्रेक सिलेंडर को विनिमय यानी इंटरचेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम जो नॉर्मल हमारे ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं वो जो हमारे AC कोचेज वगैरह होते हैं, स्लीपर कोचेज, वहाँ पर हमारा LHB कोचेज में किया जाता है। लेकिन जो हमारा हैंड ब्रेक के साथ जो ब्रेक सिलेंडर आते हैं वो हमारा जनरेटर कार, जिसे आप गार्ड बान बोलते हैं, उसमें हमारा हैंड ब्रेक को अप्लीकेबल करने के लिए उसमें हमारा फ्लेक्स बॉल के जरिए उसमें ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हम उसको इंटरचेंजेबल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, नो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कंट्रोल ए डायमेंशन ऑफ SAB ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक अदर देन बोबारेन टू बी मेंटेन्ड इज डैश mm, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक को का SAB का नियंत्रण ए डायमेंशन बोबारेन को छोड़कर का अनुरक्षण डैश मिली mm होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो जितने भी हमारे गुड्स स्टॉक जो कैशना बोगी के साथ अटैच्ड होते हैं उसमें हमारा ए डायमेंशन जो होता है वो हमारा 70 + 2 - 0 mm होता है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें हम बोबारेन के केस में तो बोबारेन केस में यह 27 + 2 - 0 mm होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि बोबारेन को छोड़कर, तो जो बोबारेन की अगर बात करें छोड़कर तो इनको मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट होगा वो 70 + 2 - 0 mm, यानी जो 70 से 72 का जो रेंज होगा उनको मेंटेन करने की आवश्यकता होगा। यहाँ पर हम ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया गया है, मिनिमम जो हमारा 70 मेंटेन करने होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं अगर बात करें कि जो हमारा ए डायमेंशन कहाँ होता है तो ये हमारा SAB के जो हमारा कंट्रोलर हेड होता है और SAB बैरल, इन दोनों के बीच के हमारे जो डिस्टेंस होते हैं उसे ही हम ए डायमेंशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचों के बॉडी का अधिकतम लंबाई क्या है। तो यहाँ पर हम बात करें कि LHB कोचों की लेंथ ओवर बॉडी, यहाँ पर विड्थ पूछा गया है बॉडी का, तो विड्थ जो होता है हमारा वह 3240 mm इसका विड्थ होता है LHB कोचेज का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें लेंथ ओवर बॉडी का LHB कोचेज का तो यह 23,540 mm होता है। वहीं लेंथ ओवर कपलर की अगर बात करें तो यह 24,000 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क्रॉस मेंबर्स ऑफ
अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम, यानी जो एलएचबी कोचों के जो अंडर फ्रेम का क्रॉस मेंबर्स होते हैं उनको कौन से मटेरियल से तैयार किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो क्रॉस मेंबर जो अंडर फ्रेम के होते हैं एलएचबी कोचेज को, उनको तैयार करने के लिए IRSM 41 यानी कॉटन स्टील का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। IRSM 41 को हम कॉटन स्टील के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, थिकनेस ऑफ रूफ फ्लैंज ऑफ एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचों की जो छत की फ्लैंज की मोटाई होता है, थिकनेस होता है, वो कितने mm के होते हैं? तो वो 4 mm के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज्ड इन AC LHP कोचेज, यानी AC LHP कोचों में प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र कौन से होते हैं? तो यह DCP टाइप होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। DCP का फुल फॉर्म होता है ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, जिसका प्रयोग हम जो क्लास A टाइप फायर, क्लास B टाइप, क्लास C टाइप और क्लास D टाइप जो जितने भी प्रकार के जो हमारे फायर्स होते हैं उनको यह बुझाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, K05 रिले इज एक्टिवेटेड बाई, यानी डैश के द्वारा K05 रिले को सक्रिय किया जाता है। तो जब भी आपके प्रश्न पूछा जाएगा कि K05 रिले को एक्टिवेट करने की, तो यह प्रेशर स्विच के माध्यम से एक्टिवेट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछे गए हैं, वन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन बट ब्रेक्स आर अप्लाइड इन अप्लाइड कंडीशन दिस इंडिकेट्स, यानी यह ब्रेक संकेतक अगर हरा दिखाता है लेकिन ब्रेक लागू स्थिति में है तो यह क्या इंडिकेट करेगा? तो अगर बात करें हम कि हमारा ब्रेक अभी भी अप्लाइड कंडीशन में है लेकिन ब्रेक इंडिकेटर हमारा हरा हो गया है, तो यह इंडिकेट करता है कि जो हमारा ब्रेक इंडिकेटर जो है वो हमारा स्टक हो गए हैं रिलीज पोजीशन में, जिस कारण हमारा जो इंडिकेटर है अभी भी अप्लाइड कंडीशन में भी ग्रीन इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, कैपेसिटी ऑफ द एयर स्प्रिंग बीइंग यूज्ड इन LHB नॉन AC कोचेज इज डैश किलो न्यूटन, यानी गैर वातानुकूलित कोचों में उपयोग किए जाने वाले एयर स्प्रिंगों की क्षमता डैश किलो न्यूटन है। तो यहाँ पर हम बात करें कि LHB नॉन AC कोचेज के बारे में, जो हमारा एयर स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं उनका यहाँ पर कैपेसिटी पूछा गया है। तो उनके लिए जो कैपेसिटी यूज किया जाता है एयर स्प्रिंग बेल्लो के लिए वह हमारा 140 किलो न्यूटन का होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट व्हाट विल डू फर्स्ट, यानी एक व्हील सेट के एक ब्रेक डिस्क पर ब्रेक बाइंडिंग के मामले में आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि एक एक्सल पर हमारा 2 ब्रेक डिस्क लगा होता है जहां पर हमारा ब्रेक सिलेंडर माउंटेड होते हैं, जिसको कनेक्ट हमको कंट्रोल करने के लिए एक ही एक्सल पर हमारा प्रत्येक एक्सल के लिए एक डंप वाल हमारा लगा होता है। चूँकि यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि एक ब्रेक डिस्क का वन व्हील सेट का एक ब्रेक डिस्क पर ही हमारा केवल ब्रेक बाइंडिंग की समस्या आ रहा है। अगर दोनों पर अगर हमारा होता तो सबसे पहले हम डंप वाल को चेक करते, लेकिन हम यहाँ पर अगर एक पर हो रहा है तो सबसे पहले हम उसके जो ब्रेक सिलेंडर के जो नट होंगे उनको सबसे पहले हम लूज करने का काम सबसे पहले करेंगे ब्रेक बाइंडिंग की केस में, ताकि हमारा आगे की प्रक्रिया किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह केवल और केवल जो वन ब्रेक डिस्क एक एक्सल पर अगर हो तो हम सबसे पहले ये करेंगे। अगर दोनों ब्रेक डिस्क का जो ब्रेक सिलेंडर है एक ही एक्सल का, उस केस में अगर होता है तो हम डंप वाल को चेक करेंगे। तो इसका आप ध्यान रखें।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बोर साइज ऑफ मेन बीपी एंड एफपी पाइप इज डैश mm, यानी जो हमारा एलएचबी कोचेज में जो फीड पाइप और ब्रेक पाइप का प्रयोग किया जाता है उसका बोर साइज कितना होता है, तो वो 25 mm के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड बिलो द कैटवाल्क एंड अंडर पिट फॉर इफिशियंट वर्किंग इन डैश लक, यानी कैटवॉक और अंडर पिट के नीचे कार्य क्षमता के लिए न्यूनतम इल्यूमिनेशन का जो लेवल होता है वो कितने लक्स होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी कैटवॉक या अंडर पिट लाइंस में अगर इफिशियंट वर्किंग के लिए जो हमारा इल्यूमिनेशन लेवल का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम से कम जो मिनिमम यहाँ पर पूछा गया है तो कम से कम हमारा 100 से लेकर 150 के रेंज में लक्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नॉन लिफ्टिंग एयर स्प्रिंग मे बी ड्यू टू, यानी एयर स्प्रिंग का गैर लिफ्टिंग डैश के कारण होता है। यानी अगर बात करें एयर स्प्रिंग हमारा लिफ्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है कि इसमें हमारा एयर प्रेशर लो मात्रा में, लो क्वांटिटी में हो, इसके अलावा हेवी लीकेज हो रहा हो, हमारा जो पाइप कनेक्शन हमारा है वहाँ से हेवी लीकेज हो रहा हो, या तो जो हमारा फुल्ली चौक कर गया हो, हमारा लेवलिंग बाल का जो इनलेट पोर्ट हुआ वो वहाँ से हमारा फुल्ली चौक कंडीशन में हो गया हो। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं जिस कारण से हमारा एयर स्प्रिंग लिफ्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ओवरऑलिंग ऑफ द एंटी रोल बार बियरिंग्स टू बी डन इन बीस शेड्यूल्स, यानी किस शेड्यूल्स में एंटी रोल बार का ओवरऑलिंग किया जाता है। ओवरऑलिंग की अगर बात करें, एंटी रोल बार के जो बियरिंग लगा होता है तो इसकी ओवरऑलिंग हमारा सॉफ्ट शेड्यूल 2 के दौरान किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉफ्ट शेड्यूल 2 की अगर बात करें हम तो यह 36 मंथ यानी 3 इयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर सॉफ्ट शेड्यूल कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप्स वेंटिंग व्हेन वीपी प्रेशर रीच टू डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जब वीपी दबाव डैश केजी पर सेंटीमीटर तक पहुँच जाता है तो ब्रेक एक्सीलेटर से जो हवा है वो निकलना बंद कर देता है। तो यह रेंज कितना होना चाहिए, तो जब भी वीपी प्रेशर हमारा 2.5 से लेकर 1.5 तक पहुंच जाता है तो जो हमारा ब्रेक एक्सीलेटर है वहां से हमारा वेंटिंग होना स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व ऑपरेशन इज, यानी डंप वाल्व के संचालन के लिए जो आवश्यक इलेक्ट्रिसिटी होता है वह 110 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डंप वाल्व को हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से जानते हैं और इसकी संख्या 04 पर एलएचबी कोचेज होते हैं, यानी अगर बात करें तो 01 पर एक्सल पर लगे जो दोनों ब्रेक सिलेंडर होते हैं उनका मॉनिटरिंग करने का काम हमारा प्रत्येक एक्सल के लिए एक डंप वाल्व लगे होते हैं हमारा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, स्विंग लिंक पिन इज कनेक्टेड बिटवीन, यानी जो स्विंग लिंक पिन होता है वो डैश के बीच जुड़ा रहता है। तो जो स्विंग लिंक की अगर पिन की अगर बात करें तो यह हमारा बिटवीन कोच बॉडी एंड ब्लस्टर के बीच लगा होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बियर लिमिट फॉर बियरिंग पीस फॉर कंडमिंग साइज इज, यानी बियरिंग पीस के कंडमिंग आकार का लिए हिसाब सीमा कितना होगा। तो जो बियरिंग पीस हमारा जो कि सेमी हेमीस्फीयर का होता है, अर्धगोलीय, जो कि हमारा जो आईसीएफ कोच के जो साइड बेरर होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है।
इसके नीचे हमारा बियरिंग प्लेट पहले रखा जाता है, जिसका न्यू डायमेंशन की अगर बात करें तो 10 mm हमारा होता है और जो रिड्यूस होकर 8.5 तक हम यूज में ले सकते हैं। वहीं उसके बाद ऊपर में हमारा बियरिंग पीस रखा जाता है जो कि सेमी हेमीस्फीयर होता है, अर्धगोलीय। इसके अलावा इसकी अगर बात करें डायमेंशन की तो न्यू डायमेंशन इसका 45 mm, जब ये रिड्यूस होकर 42 mm हो जाएगा तो हम सर्विस से इसको कंडम कर देते हैं। इसको रखने के बाद हम ऑयल फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था बियरिंग पीस का कंडमिंग साइज, तो 42 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, प्रेशर स्विच एक्चुएट व्हेन द ट्रेन प्रेशर रिच्ड डैश बार, यानी जब ट्रेन का दबाव डैश बार तक पहुँच जाता है तो अब दबाव जो प्रेशर स्विच होता है वह सक्रिय हो जाएगा। तो जब भी हमारा जो प्रेशर है ट्रेन प्रेशर वो हमारा 1.3 से लेकर 1.8 वाट तक अगर रीच करता है तब जाकर हमारा प्रेशर स्विच एक्चुएट हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, चेकिंग ऑफ बियरिंग एंड कैप फास्टनर्स हैज़ टू बी डन वंस इन, यानी बियरिंग एंड कैप के फास्टनर की जांच डैश में एक बार की जानी चाहिए। यानी अगर बात करें बात करें यहाँ पर बियरिंग एंड कैप के फास्टनर की चेक करने की, तो यह हमारा डिपो 2 और डिपो 3 सीरीज दोनों के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिपो 2 शेड्यूल्स की अगर बात करें तो यह हमारा 30 डेज ±3 डेज के अंतराल पर किया जाता है। वहीं डिपो 3 शेड्यूल की बात करें तो वह 180 डेज ±15 डेज के अंतराल पर यह डिपो 3 शेड्यूल्स कराए जाते हैं। दोनों के दौरान हमारा जो एक्सल जो बियरिंग एंड कैप है उनके कैप के फास्टनर्स को चेक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, इफ माइक्रो प्रोसेसर्स ऑफ WSP शोज 73 कोड्स इट्स मीन्स, यानी यदि WSP का माइक्रो प्रोसेसर 73 कोड दिखाता हो तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो जब भी अगर 73 कोड दिखाता हो तो इसका मतलब होगा परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल्स, यानी एक से ज़्यादा एक्सेल्स पर अगर फॉल्ट एक साथ आता है तो इस दौरान हमारा जो कोड माइक्रो प्रोसेसर पर दिखाएगा वो 73 दिखाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल है इसके लिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर पर 72 कोड इंडिकेट करता है। अगर 99 कोड अगर इंडिकेट करता है तो इसका मतलब है कि जो हमारा सारे सिस्टम है वह परफेक्टली रूप से वर्क कर रहा है। इसके अलावा हमारा कभी कभी एग्जाम के अंतर्गत 95 कोड के लिए पूछ लिया जाता है, तो यह हमारा वोलाटाइल फॉल्ट्स, यानी जो प्रीवियस के दौरान कोई फॉल्ट अगर लॉग होगा हो उसको दोबारा से वह ऑटोमेटिक रूप से लॉग हो जाता है, तो वह उस दौरान हमारा जो फॉल्ट कोड है वो 95 इंडिकेट करता है। यह हमारा प्रीवियस फॉल्ट को दोबारा से दिखने लगता है, इसलिए यह कोड 95 से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्रेन होल ऑफ द कंट्रोल आर्म इन LHB कोचेज हैज टू बी चेक्ड वंस इन, यानी LHB कोचों में कंट्रोल आर्म के ड्रेन होल को डैश में एक बार जांचना पड़ता है। तो जब भी अगर बात करें ड्रेन होल कंट्रोल आर्म की अगर जांच करने की बात की जाए तो यह हमारा डिपो 1, डिपो 2 और डिपो 3 तीनों शेड्यूल्स के दौरान जांच किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द चोक डाया इन इन पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब के लिए जो चोक डाया यूज किया जाता है वो कितने mm के होते हैं, तो यह 8 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एक्चुअल साइज ऑफ द टूल रिक्वायर्ड टू ओपन स्लैक एग्जिस्टर नट ऑफ नॉन ब्रेम से ब्रेक सिलेंडर इज डैश mm, यानी नॉन ब्रेम से टाइप के जो ब्रेक सिलेंडर होते हैं हमारा उसके स्लैक एग्जिस्टर को नट को खोलने के लिए जो आवश्यक हमारा स्पैनर की रिक्वायरमेंट होता है उसका साइज कितना होता है, तो उसका साइज होता है
27 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जब वह नॉर ब्रेमसे के लिए अगर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक कैलिपर यूनिट इज माउंटेड ऑन, यानी ब्रेक कैलिपर यूनिट कहाँ पर माउंट होता है। तो जो हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये हमारा साइड फ्रेम होता है और ये हमारा क्रॉस बीम होता है फिएट बोगी का, और यही क्रॉस बीम पर हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट ब्रेक डिस्क के पास माउंटेड होता है, जिसके बाद वहाँ उसी पर हमारा ब्रेक सिलेंडर वहीं पर अटैच्ड होता है ब्रेक कैलिपर के साथ। यहाँ पर हमारा बोगी क्रॉस बीम ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, चार्जिंग टाइम ऑफ CR यानी कंट्रोल रिजर्वायर इज डैश सेकेंड्स, यानी कंट्रोल रिजर्वायर का चार्जिंग का समय कितने देर में होता है। तो यह अगर बात करें हम कंट्रोल रिजर्वायर की तो वह 160 सेकेंड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो मैक्सिमम एक्सल लोड परमिसिबल फॉर LHB कोचेज, यानी LHB कोचों के लिए जो मैक्सिमम एक्सल लोड जो परमिट किया जाता है वह 16.25 टन का किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स ऑफ वैगन बिल इंडिकेट्स, यानी नए वैगन नंबरिंग प्रणाली के अनुसार वैगन नंबर का तीसरा और चौथा अंक डैश को इंडिकेट करता है। चूँकि आप जानते हैं कि जो नए वैगन नंबरिंग स्कीम है वो टोटल हमारा 11 डिजिट्स का होता है, जिसमें यहाँ पर पूछा गया हमारा थर्ड और फोर्थ डिजिट्स का। तो पहला अगर बात करें टोटल हम, तो पहला और दूसरा डिजिट्स इसके टाइप्स को इंडिकेट करता है, यानी टाइप ऑफ वैगन कि वैगन हमारा बॉक्सन है, BCN है, किस टाइप का वैगन है वो उसको इंडिकेट करता है। वहीं थर्ड और फोर्थ डिजिट्स की अगर बात करें तो यह हमारा ऑनिंग रेलवे, यानी किस रेलवे का यह वैगन बना हुआ है, यानी हमारा यह NCR का है, ANR का है, किस रेलवे का यह बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट्स की अगर बात करें तो यह मैन्युफैक्चर ईयर को इंडिकेट करता है। जैसे कोई वैगन हमारा 2022 का बना हो तो इसके लिए जो लास्ट जो हमारा है 22 कोड को लिया जाता है। इसके अलावा 7 से लेकर 7, 8, 9, 10 तक का जो सीरियल नंबर होता है वो इसके सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है, जबकि लास्ट जो 11 अंतिम लास्ट डिजिट्स जो होते हैं वो उसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है, जिसके मदद से जो 11 अंकों का वैगन नंबर फॉर्मेशन होता है उसकी करेक्टनेस का जांच किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे केवल थर्ड और फोर्थ डिजिट्स का पूछा गया था, तो यह ऑनिंग रेलवे यानी किस जोन का यह वैगन बना हुआ है उसको यह इंडिकेट करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कपलर शुड बी चेक्ड बाय द हेल्प ऑफ गेज एट डैश, यानी कपलर की गेज की सहायता से डैश पर जांच किया जाना चाहिए। यानी जब भी कपलर का चेक करने की रिक्वायरमेंट हो गेज की सहायता से, तो प्रत्येक एवरी 3 मंथ के इंटरवल पर उसको चेक किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ, यानी ICF बफर प्लंजर डैश के बना होता है, तो यह कास्ट स्टील का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें बफर प्लंजर की फेस डाया की, तो इसका जो फेस डाया होता है वो 457 mm का होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रेफरेंस प्रेशर फॉर ब्रेक एप्लीकेशन, यानी ब्रेक एप्लीकेशन के लिए कौन सा एज अ रेफरेंस प्रेशर के तौर पर एक्ट करता है। तो रेफरेंस प्रेशर की यानी संदर्भित दबाव की अगर बात करें कि ब्रेक लगाने के लिए कौन संदर्भित दबाव के रूप में कार्य करता है, तो यह CR यानी कंट्रोल रिजर्वायर होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड बाल्ब और मैग्नेटिक बाल्ब, यानी सोलेनॉइड और मैग्नेट चुंबकीय बाल्ब का क्या कार्य होता है, तो यह कंट्रोल करता है एंट्री ऑफ एयर प्रेशर का, यानी एयर प्रेशर कितनी मात्रा में इंटर करेगा उसको यह कंट्रोल करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन बोगी फ्रेम एंड लोअर कंट्रोल आर्म। यहाँ पर प्रश्न से आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर पूछा गया है बोगी फ्रेम एंड लोअर कंट्रोल आर्म के बीच जो डैम्पर कनेक्टेड होता है वो हमारा प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो सेकेंडरी सस्पेंशन के पास जो हमारा बोगी एंड बॉडी जो अपर बॉडी होता है उनको कनेक्ट करने के लिए जो डैम्पर प्रयोग किया जाता है वो हमारा यो डैम्पर होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस करके कि जो हमारा बोगी फ्रेम है और लोअर कंट्रोल आर्म है उनके बीच के जो कनेक्ट करने वाले डैम्पर है वो हमारा प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बोगीज इज डैश mm, यानी दो बोगियों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो होता है 14,900 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WLRRM, यानी जो WLRRM के लगेज रूम की कैपेसिटी होता है वो 5 टन का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है डैम्पर शुड बी टेस्टेड ड्यूरिंग, यानी डैश के दौरान डैम्पर्स का परीक्षण किया जाना चाहिए। तो जब भी डैम्पर्स की टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा सब शेड्यूल 1 के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन नंबर सब शेड्यूल 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सब शेड्यूल 1 के दौरान ही हमारा डैम्पर्स की टेस्टिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन अ कन्वेंशनल ICF कोचेज आर, यानी बोगी में लगे एयर ब्रेक सिस्टम में पारंपरिक कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितने हैं। यहाँ पर एक तरफ आपसे पूछ लिया गया है बोगी माउंटेड के लिए और यहाँ पर कन्वेंशनल ICF, यहाँ पर कन्वेंशनल को आप इग्नोर करें और यहाँ पर आप BMPC जो हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप के जो ICF कोचेज होते हैं उसके अनुसार इस प्रश्न को आंसर करें। तो यहाँ पर बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में हमारा प्रत्येक बोगी में 2 सिलेंडर लगे होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक कोच के हिसाब से पूछा गया है तो 4 की संख्या में इसमें ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसमें जो ब्रेक सिलेंडर लगा होता है वो हमारा 8 इंच यानी 203 mm के अप्रॉक्स होते हैं। जिसका अगर बात करें पिस्टन स्ट्रोक का तो इसका पिस्टन स्ट्रोक 32 mm तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ योर डैम्पर इज डैश mm, यानी योर डैम्पर की जो कंप्रेस्ड लेंथ होता है वो होता है 703 ± 3 mm होता है, यानी 703 से लेकर ±3 mm के रेंज में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है इन SAB डैश डायमेंशन इज टू बी डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द प्रोटेक्टिंग स्लीव ऑफ द स्क्रू एंड द ग्रूव मार्क ऑन द स्क्रू रड व्हेन द स्क्रू रड इज फुल्ली रिलीज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी हमारा स्क्रू रड फुल्ली रिलीज कंडीशन में हो तो जो हमारा एंड जो प्रोटेक्टिंग स्लीव का जो एंड होता है स्क्रू का वहाँ से लेकर जो डिस्टेंस ग्रूव मार्क बना होता है स्क्रू रड पर उनके बीच के डिस्टेंस को हम ई डायमेंशन के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह रेंज अगर बात करें हम तो अप्रॉक्स 555 से लेकर 575 के रेंज में इसका ई डायमेंशन होता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द स्पीड रिस्ट्रिक्शंस फॉर सिंगल पाइप वर्किंग ऑफ राजधानी ट्रेन्स
कंसिस्ट ऑफ कोच फिटेड विथ एयर सस्पेंशन। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि यहाँ पर जो राजधानी ट्रेन है वह एयर सस्पेंशन के साथ, जो हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन में जो हमारा एयर बिल्लो होता है एलएचबी कोचेज वगैरह में, तो वो हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन जो है वह एयर बिल्लो के साथ अटैच है। साथ ही जो हमारा यह सिंगल पाइप पर यह वर्किंग कर रहा है ट्रेन। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो हमारा एयर बिल्लो होता है वो हमारा एफपी पाइप से ही हमारा इससे प्रेशर जाता है, जिससे के कारण हमारा गाड़ी फुल्ली अपने जो स्पीड होता है नॉर्मल स्पीड उससे रन करता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न में कि वह सिंगल पाइप से वर्किंग है, तो सिंगल पाइप में केवल और केवल हमारा ब्रेक पाइप का प्रेशर जाता है, जिसका प्रयोग हम ब्रेकिंग वगैरह के लिए हम यूज में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एयर बिल्लो के लिए एफपी पाइप का यूज में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यह सिंगल पाइप से वर्किंग है। तो इस दौरान जो हमारा है एयर बिल्लो वर्क नहीं करेगा। जब चूंकि आप जानते हैं कि एयर बिल्लो वर्किंग न करने की स्थिति में जो गाड़ी की स्पीड होगी वह मैक्सिमम 60 kmph पर ही इसको रन करवाया जाएगा अगर वह सिंगल पाइप वर्किंग होगा। तो यहाँ पर आपका जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन होगा इस ट्रेन के लिए वह 60 kmph हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कैपेसिटी ऑफ अंडर फ्रेम वाटर टैंक फिटेड इन AC3 टीयर, यानी AC3 टीयर में लगे अंडर फ्रेम की वाटर टैंक की क्षमता पूछा गया है। तो AC टीयर की अगर बात करें तो इसमें 685 लीटर का 2 टैंक्स लगे होते हैं और इसके अलावा 450 लीटर का हमारा एक टैंक लगा होता है, और इमरजेंसी कंडीशंस के लिए हमारा 30 लीटर्स वाले जो हमारा इमरजेंसी टैंक लगा होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि टैंक के यहाँ पर कैपेसिटी, तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो केवल 68.5 का हमारा 1 ऑप्शन में मेंशन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है एग्जामिनेशन ऑफ सोल बार फॉर क्रोजन इज डन इन डैश शेड्यूल्स, यानी जंग के लिए सोल बार की जांच डैश शेड्यूल में की जानी चाहिए। तो जब भी अगर क्रोजन की एग्जामिनेशन करना हो सोल बार के लिए तो यह D3 शेड्यूल्स के दौरान किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक, यानी हेड स्टॉक से जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन है वो कितने mm होते हैं। तो यह 635 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है मिनिमम बफर प्रोजेक्शन कितना होगा तो यह होता 584 mm। यहाँ पर स्टैंडर्ड पूछा गया है तो 635 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन अ कोच इज थ्रू, यानी एक कोच में ड्रॉ और बफिंग फोर्स का संचारण डैश के माध्यम से होता है, तो यह सेंटर पिवट के माध्यम से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर ऑफ द कोच इज डैश लीटर्स, यानी कोच के वायु भंडार की क्षमता कितने लीटर का होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिजर्वायर का कैपेसिटी पूछा गया है कोच के लिए, तो यह होता है 200 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर इज यूज्ड इन पैसेंजर कोचेज, यानी यात्री डिब्बों में किस प्रकार के स्लैक समायोजक यानी एडजस्टर का उपयोग किया जाता है। तो स्लैक एडजस्टर की अगर बात करें पैसेंजर कोचेज के लिए तो इसमें IRSA 450 का यूज में लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है फॉर टेस्टिंग C3WDV द CR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज डैश सेकेंड्स, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो C3 टाइप के जो W टाइप के जो DV है उसके परीक्षण के लिए जो हमारा प्रेशर 0 से लेकर 4.8 तक पहुँचता है तो CR का चार्जिंग टाइम कितने सेकेंड तक का समय लगता है उसको चार्ज होने में।
तो CR की अगर बात करें चार्जिंग टाइम की तो वह 165 प्लस माइनस 20 सेकेंड का समय लगता है CR के चार्जिंग होने में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे AR के लिए पूछा जाता ऑक्सिलरी रिजर्वायर के लिए तो यह 175 प्लस माइनस 30 सेकेंड का समय AR का चार्जिंग होने में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज्ड इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोचेज। जो हमारा ICF बोगी माउंटेड पैसेंजर कोचेज का डट कलेक्टर जो यूज किया जाता है वह किस प्रकार का होता है, तो वह 2 वे डट कलेक्टर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका काम होता है कि जो हमारा डट्स वगैरह हो उसको कलेक्ट करके प्योरली क्लीनर जो हमारा एयर है उसको आगे DB वगैरह में भेजे उसको। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंट्रोल रिजर्वायर इन द एयर ब्रेक सिस्टम कंट्रोल्स, यानी जो एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर डैश को नियंत्रित करता है। तो जो कंट्रोल रिजर्वायर है वो हमारा ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोचेज इज डैश लीटर्स, यानी ICF कोचों में पानी के टंकी की क्षमता कितने लीटर का होता है। तो इसमें टोटल हमारा 450 लीटर का 4 टैंक का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 टोटल आपका टैंक कैपेसिटी निकल कर आएगा जो पर कोचेज के लिए होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1800 लीटर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड मिरर्स ऑफ ICF कोचेज, नहीं ICF कोचेज के जो साइड मिरर के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो टोटल कितने होता है। तो यह 1600 mm इसका टोटल डिस्टेंस होता है दोनों साइड मिररों के बीच ICF कोचेज के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ नॉन AC कोच एक्सल बॉक्स स्प्रिंग्स। जो एक्सल बॉक्स स्प्रिंग्स होता है उसमें उसका फ्री हाइट पूछा गया नॉन AC कोचेज के लिए। तो नॉन AC कोचेज की अगर बात करें पहले एक्सल बॉक्स स्प्रिंग के फ्री हाइट के लिए तो यह होता है 360 mm। वहीं AC कोच के लिए अगर बात करें तो यह होता है 375 mm होता है एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का फ्री हाइट। यहाँ प्रश्न में नॉन AC है तो 360 mm ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टीयर वेट ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज डैश टन, यानी बॉक्स एंड वैगन का टीयर वजन कितने टन का होता है। तो यह 22.47 टन का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ शैंक बियर प्लेट फॉर AAR कपलर इज डैश mm, यानी AAR कपलर के लिए शैंक बियर प्लेट का मानक आयाम कितने mm के है। तो यह जो स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछा गया शैंक बियर प्लेट के लिए यह है 6 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश इज यूज्ड फॉर इशू मटेरियल फ्रॉम स्टोर टू वर्क, यानी कार्य करने के लिए स्टोर से सामग्री जारी करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो सामग्री हम मटेरियल यूज करते हैं उसको स्टोर से लाने के लिए फॉर वर्क के लिए तो इसमें हम LM 171 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैग इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विस इज डैश mm, यानी सेवा में ड्राफ्ट गियर में अधिकतम अनुमेय की फ्री स्लैग कितने mm तक होता है। यानी यहाँ पर मैक्सिमम फ्री स्लैग की अगर बात करें परमिसिबल ड्राफ्ट गियर में जो कि सर्विस में हो तो वो रखा गया है 25 mm का रेंज रखा गया है जो कि मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर 25 mm इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर्स आर, यानी उच्च क्षमता वाले ड्राफ्ट गियर डैश है। तो उच्च क्षमता वाले ड्राफ्ट गियर की अगर बात करें तो यह मार्क 50 और RF 361 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसमें यहाँ पर बात करें मार्क 50 की, तो मार्क 50 का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 5385 kg मीटर। वहीं अगर बात करें RF 361 का, तो इसका जो कैपेसिटी होता है वो 5725 kg मीटर इसका कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं द ट्रैक्टिव एफर्ट्स ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन्स इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ, यानी लोको का ट्रैक्टिव जो एफर्ट्स है वो अलग अलग वैगनों तक डैश की मदद से प्रेषित होता है। तो जब भी कोई ट्रैक्टिव एफर्ट जो लोको से इंडिविजुअल वैगन तक ट्रांसमिट करने की रिक्वायरमेंट हो तो इसमें ड्रॉ गियर्स की सहायता से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन CTRB द ग्रीस यूज्ड पर एक्सल बॉक्स इज डैश ग्राम्स, यानी CTRB में प्रति एक्सल बॉक्स ग्रीस जो यूज किया जाता है कितने क्वांटिटी में यूज किया जाता है। तो चूंकि यह प्रश्न पुराने ट्रेंड के हिसाब से है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 455 ± 30 mm ग्राम्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन करंट में अगर बात करें जो हमारा ग्रीस यूज किया जाता है CTRB के अंतर्गत, वो हमारा ई टाइप CTRB के अंतर्गत जो हमारा गुड्स में यूज किया जाता है वो हमारा 390 ± 20 ग्राम्स। और के टाइप वाले जो CTRB होते हैं हमारा के क्लास का, उसमें हमारा 290 ± 20 ग्राम्स क्वांटिटी में हमारा ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन लोडेड कंडीशन इज डैश mm, यानी भरी हुई स्थिति में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितने mm के होते हैं। तो यहाँ पर बात करें पहले हम बॉक्सन वैगन का एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक का, तो यह होता है 85 ± 10 mm का होता है। वहीं अगर बात करें लोडेड कंडीशन में तो यह 130 ± 10 mm के रेंज में होते हैं। प्रश्न में लोडेड कंडीशन में पूछा गया है तो 130 ± 10 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेन एवर बी मैनुअली रिलीज KE टाइप DB द एयर प्रेशर रिलीज फ्रॉम, यानी जब भी हम मैनुअली रूप से KE टाइप के DB को रिलीज करते हैं तो प्रेशर कहाँ से निकलता है। तो जब भी मैनुअल रिलीज की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर से हमारा प्रेशर निकलता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डस्ट कलेक्टर। डस्ट कलेक्टर का कार्य क्या है। तो इसका कार्य होता है क्लीन एयर को यहाँ पर साफ करने का। तो क्लीन एयर इसका कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट सोज, यानी एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर जो प्लेट होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर बात करें हम कि इस तरह से प्लेट होता है, यहाँ पर हमारा हैंडल लगा होता है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं वो हमारा येलो से पेंटेड होता है और राइट साइड वाले हमारा ब्लैक कलर से पेंटेड होता है। येलो कलर जो है वो हमारा एम्प्टी कंडीशन को इंडिकेट करता है, ब्लैक कलर हमारा लोडेड कंडीशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पर इसको तब में यूज में लेंगे जब हमारा ग्रॉस वेट जो होगा एम्प्टी कंडीशन में लेस देन 42.5 टन से अगर बिलो होगा तब हम एम्प्टी कंडीशन के साथ जाएंगे। लोडेड कंडीशन का प्रयोग हम हैंडल का करेंगे जब हमारा ग्रॉस वेट 42.5 टन या इससे एबव अगर होता है, यहाँ पर बिलो है, यहाँ पर एबव 42.5 टन या उससे अगर ऊपर होता है तो हमारा यहाँ पर हम लोडेड
कंडीशन में हैंडल को रखेंगे। येलो हमारा एम्प्टी कंडीशन को इंडिकेट करेगा, ब्लैक कलर हमारा लोडेड कंडीशन को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार चले हम तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन ईयर ब्रेक सिलेंडर, यानी ईयर ब्रेक सिलेंडर में रिटर्न स्प्रिंग का कार्य क्या होता है। तो रिटर्न स्प्रिंग की कार्य की अगर बात करें कि जैसे हमारा यहाँ पर ये ब्रेक सिलेंडर लगाने पीछे से हमारा प्रेशर आता है, यहाँ पर हमारा पिस्टन तक यहाँ तक हमारा है। यहाँ पर अगर बात करें हम, यहाँ पर स्प्रिंग हमारा लगा होता है, जैसे ही प्रेशर हमारा जाता है स्प्रिंग की जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारा कम होता है और पिस्टन हमारा बाहर होता है। जैसे ही हमारा रिलीज होता है ब्रेक, तो उस दौरान हमारा प्रेशर तो रिलीज हो जाता है, लेकिन जो हमारा स्प्रिंग है वो इसको पीछे की तरफ पुश करता है ताकि हमारा गाड़ी रिलीज हो जाए। तो यही हमारा रिटर्न स्प्रिंग का कार्य होता है कि जो हमारा ब्रेक रिलीज होने की कंडीशन में पिस्टन को ब्रेक सिलेंडर के अंदर पहुंचाने का काम यह करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर कैशनव 22 रेट्रोफिटेड, यानी कैशनव 22W रेट्रोफिटेड में कि नए पहिए का व्यास कितने mm का होगा। तो यहाँ पर बात करें कैशनव 22W रेट्रोफिटेड के लिए जो न्यू व्हील डायमीटर होता है वो होता है 956 mm का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन ऑन व्हील ट्रेड। व्हील ट्रेड पर जो मानक झुकाव होता है वो हमारा 1:20 के रेशियो में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन व्हील ट्रेड पर पूछा गया था। वहीं अगर आपसे व्हील फ्लैंज पर अगर पूछा जाता है व्हील स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन, तो यह होगा 1:2.5। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पे लोड ऑफ बीटीपीएन टैंक वैगन, यानी बीटीपीएन टैंक वैगन का पे लोड कितना होता है। तो यह होता है 54.28 टन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर कोडल लाइफ ऑफ टैंक वैगन, टैंक वैगन का कोडल लाइफ होता है 45 ईयर्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेयर इज द लोकेशन ऑफ सेफ्टी वाल्व्स फिटेड इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन में लगे सेफ्टी वाल्व का कहाँ पर लगा होता है। तो यहाँ पर बात करें हम कि जो यहाँ पर पूछा गया है हमसे, जो हमारा गैस टैंक वैगन होता है हमारा बीटीपी जीएल, इसमें हमारा सेफ्टी वाल्व का लोकेशन पूछा गया है। तो इसमें अगर बात करें कि जो हमारा जहाँ से गैस की फिलिंग की जाती है उसे हम डोम में जो हमारा होल होता है वहाँ उससे मदद से हमारा टैंक में फिलिंग की जाती है। उसमें हमारा कवर लगा होता है, 2 की संख्या में हमारा डोम होता है बीटीपी जीएलएन के अंतर्गत, यानी जो गैस वाले टैंक होते हैं वहाँ पर हमारा 2 डोम होते हैं जहाँ से इसकी गैस की फिलिंग की जाती है। दोनों डोम के जो ऊपर में जो हमारा उसी डोम के अंदर हमारा सेफ्टी वाल्व लगा होता है, यानी 2 डोम होंगे तो 2 की संख्या में हमारा सेफ्टी वाल्व लगा होगा। तो यहाँ पर यह इनसाइड डोम लगा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो सेफ्टी वाल्व लगा होता है इसको एक प्रेशर पर सेट करके रखा जाता है, जिसके लिए जो प्रेशर है वह 15.85 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इस प्रेशर तक इसको सेट किया जाता है। इससे ऊपर अगर प्रेशर होता है तो यह डिस्चार्ज जो प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है इन बीएलसी वैगन हाइट ऑफ स्लैकलेस ड्रॉ बार फ्रॉम रेल लेवल इज डैश mm, यानी बीएलसी वैगन में रेल स्तर से स्लैकलेस ड्रॉ बार क्या ऊंचाई पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें हम कि बीएलसी का जो एक यूनिट होता है वह 5 कार के मिलकर बनता है। दोनों इन पर हमारा 1 कार लगे होते हैं,
बीच में हमारा बी कार लगा होता है। दोनों एंड पर ए कार के लिए जो यहाँ पर हमारा सीवीसी लगा होता है, जिसकी हाइट की अगर बात करें तो वो हमारे 1105 mm रेल लेवल से होता है। बी कार को एक दूसरे से अटैच करने के लिए हमारा SDB यानी स्लैकलेस ड्रॉ बार का यूज किया जाता है। इसका हाइट रेल लेवल से हमारा 845 mm का होता है। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। BLC जो हमारा स्लैकलेस ड्रॉ बार के साथ बी कार जो अटैच होते हैं वो हमारा रेल लेवल से हाइट 845 mm का होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स फॉर एयर ब्रेक सिस्टम शुड बी चेंज्ड व्हेन थिकनेस इज डैश mm, यानी एयर ब्रेक ट्रेनों के लिए जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं उसको तब बदला जाना चाहिए जब मोटाई इस डैश mm हो जाए। जब भी जो इसका थिकनेस है 10 mm तक आ जाता है इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑफ विच ब्रेक बान द क्यू कपलिंग इज द पार्ट, जो यानी त्वरित युग्मन के लिए किस ब्रेक बैन का भाग होता है। जो क्यू कपलिंग होता है हमारा जो गार्ड के पास रहता है, जो अचानक से तुरंत उसको कपल और डीकपल किया जा सकता है, जिसमें हमारा पहले हमारा केबल और केबल BBZC हुआ करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन भी उसी अनुसार पुट किया गया है। तो यहाँ पर BBZC ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें क्यू कपलिंग का पार्ट्स होता है। यहाँ पर नए के अनुसार अगर चले ब्रेक बार में तो BBZI BBCM इस सारे में हमारा क्यू कपलिंग का प्रावधान पार्ट्स होता है। 85 कोड हमारा BBZC के लिए होता है, 86 हमारा BBZI के लिए कोड यूज किया जाता है, BBCM के लिए 87 बैगन कोड यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग कम्स अंडर विच क्लासेज गुड्स में। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ बता दिया गया कि मालगाड़ी के लिए एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार जो ट्रेन पार्टिंग है वो कौन से पार्ट्स में इसमें आएगा रूल्स क्लासेस के अंतर्गत। तो टोटल हमारा जो ट्रेन पार्टिंग्स होते हैं वो रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार टोटल 16 पार्ट्सों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें ए से लेकर आर तक इसको टोटल क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें आई एंड ओ को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें हम ट्रेन पार्टिंग का, तो जो ट्रेन पार्टिंग होते हैं वो हमारा क्लास जे के अंतर्गत आता है। यानी क्लास जे के अंतर्गत जो हमारा फेलियर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक जो आता है वो हमारा क्लास जे के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत हमारा ट्रेन पार्टिंग को क्लासीफाई किया गया है, जिसमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है हमसे गुड्स के लिए ट्रेन पार्टिंग। तो यहाँ पर बात करें पहले कि जो J3 टाइप्स होता है वो हमारा पैसेंजर कोच के लिए जो हमारा ट्रेन पार्टिंग होगा उसके लिए J3 टाइप्स का यूज किया जाता है। वहीं J4 के लिए है इसमें नॉट पैसेंजर यानी गुड्स के लिए अगर यूज किया जाएगा तो वह J4 क्लासेस में आएगा। यहाँ पर हमसे गुड्स के लिए पूछा गया था, तो J4 क्लासेस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम प्रेशर फॉर डोर ऑपरेशन इन बोबार्न बैगन शुड नॉट एक्सीड डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बोबार्न बैगन में दरवाजे के संचालन के लिए अधिकतम दबाव डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बोबार्न की डोर ऑपरेशन के लिए जो मैक्सिमम जो प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है उसकी अगर बात करें तो यह 9.14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रॉड गेज रोलर बियरिंग रेडियल क्लियरेंस इज डैश mm, यानी ब्रॉड गेज रोलर बियरिंग का जो रेडियल क्लियरेंस होता है वो कितने mm के होते हैं। तो यह होता है 0.145 टू 0.19 तक के रेंज में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है RDSO विच टेक्निकल टेम्पलेट्स इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अलायंस टू कपलर, यानी अलायंस टू कपलर के रख रखाव के लिए जो RDSO के किस
तकनीकी पैम्पलेट्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अलायंस टू कपलर की अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स यूज किया जाता है वह G62 यानी G62 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें हमारा G97 जो कि एयर ब्रेक सिस्टम फॉर फ्रेट स्टॉक यानी मालगाड़ियों के लिए जो फ्रेट एयर ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड जो हमारी समस्या होता है वो हमारा RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G97 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें G95 की, तो G95 में हमारा कैसना बोगी के लिए टेक्निकल पैम्पलेट दिया गया है। इसके अलावा बात करें हम G70 का, तो इसमें हमारा जो हमारा बॉक्स एंड वैगन के लिए टेक्निकल पैम्पलेट दिया गया है। G90 के अंतर्गत हमारा BTPN वैगन के लिए टेक्निकल पैम्पलेट्स दिए गए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट्स जो टेक्निकल पैम्पलेट्स है उसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फ्री टाइम फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ मिनी रेक्स सेल बी डैश आवर्स, यानी मिनी रेक्स जो कि केवल और केवल कवर्ड वैगन पर एप्लीकेबल होता है। और इसकी अगर बात करें कंपोजिशन का, तो इसमें मिनिमम 20 वैगन्स का कंपोजिशन मिनिमम होना चाहिए मिनी रेक्स के लिए। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो फ्री टाइम होगा लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मिनी रैक के लिए वह 5 आवर्स का यानी 5 घंटे का होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द स्टैंडर्ड डायमेंशन और डिस्टेंस बिटवीन नोज ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म इज डैश mm, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछा गया है जो नकल के नोज होते हैं और गार्ड आर्म के बीच के जो डिस्टेंस होता है उनके बीच कितना स्टैंडर्ड डायमेंशन होगा। तो स्टैंडर्ड डायमेंशन की अगर बात करें इनके बीच के, तो वह होता है 127 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर के लिए जो बिगेस्ट लिंक है वह इसके नक्कल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द मिनिमम लेटरल प्ले इन mm बिटवीन द एक्सल बॉक्स लग एंड हॉर्न चेक फॉर UIC टाइप ट्रॉली, यानी UIC प्रकार के ट्रॉलियों के बीच एक्सल बॉक्स लॉग और हॉर्न चेक के लिए न्यूनतम पार्श्व प्ले कितना mm का होता है। तो यहाँ पर बात करें हम मिनिमम लेटरल प्ले की, जो कि एक्सल बॉक्स लॉग और हॉर्न चेक के बीच होता है UIC ट्रॉली के लिए, वो होता है हमारा 20 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है फॉर टेस्टिंग एयर ब्रेक एयर प्रेशर इन लोकोमोटिव्स द टेस्ट प्लेट्स होल डायमीटर इज डैश mm, यानी लोकोमोटिव्स में जो हम टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट प्लेट का होल का प्रयोग करते हैं उसमें जो डायमीटर होता है होल का वो कितने mm के होते हैं, तो वो होता है 7.5 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोलर हेड एंड द बैरल ऑफ SAB इज नेम्ड एज, यानी जो कंट्रोलर हेड और SAB के बैरल के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे हम ए डायमेंशन के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसमें हमारा जो नॉर्मल सारे जो कैसनप टाइप्स बोगी होते हैं उसका ए डायमेंशन हमारा 70 + 2 - 0 mm होता है। वहीं बोवारेन और बोवारेन केस में और बॉबियन जो होता है उनके केस में यह 27 + 2 - 0 mm के रेंज में होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZC वैगन इन mm, यानी BBZC जो ब्रेक बान होता है उनका पिस्टन स्ट्रोक कितने mm का होता है, तो उनका पिस्टन स्ट्रोक होता है 70 ± 10 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यह एक 4 व्हीलर यानी 4 चक्कों वाला ब्रेक बान होता है, जिसके लिए अगर बात करें वैगन कोड यूज किया जाता है वो वैगन कोड 85
वैगन कोड यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंट्रोल रॉड ऑफ एसएबी व्हेन रोटेटेड वन राउंड कंट्रोल रॉड हेड मूव्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ डैश mm, यानी एसएबी नियंत्रण छड़ को एक चक्कर घुमाने पर जो नियंत्रण रड के जो होता है वो कितने mm के मूवमेंट तक चलता है। तो इसमें वन राउंड के मूवमेंट के बाद यह जो मूव्स होता है वह 2 mm का मूव्स होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2 mm इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द लेंथ ऑफ एयर होज। एयर होज का लेंथ होता है 660 प्लस माइनस 6 mm के रेंज में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फंक्शन ऑफ एनआरवी इज यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम, यानी जो एनआरवी नॉन न्यूट्रल वाल्व लगा होता है इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य की अगर बात करें हम तो जो एफपी पाइप ब्रांच पाइप से होते हुए आइसोलेटिंग कॉक्स यहाँ पर डट कलेक्टर हमारा लगा होता है, यहाँ पर हमारा एनआरबी लगा होता है। इसके बाद हमारा ईआर का टैंक होता है जो कि हमारा गुड्स के लिए 100 लीटर, कोचिंग के लिए 200 लीटर्स का हमारा ईआर टैंक की कैपेसिटी होता है। यहाँ पर हमारा एफपी पाइप से जब हमारा प्रेशर इंटर करता है तो इंटर तो होने दिया जाता है, लेकिन वापस अगर लौटता है तो उसको नहीं आने देता। यही एनआरबी का काम होता है कि वापस जब भी ईआर से प्रेशर अगर लौटना चाहे एफपी पाइप में तो उसको रिटर्न ना होने दिया जाए। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर टू प्रिवेंट फॉलो ऑफ एयर फ्रॉम एआर टू एफपी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन सेक्कल पिन डायमीटर एंड सेक्कल प्लेट होल, यानी सेक्कल प्लेट होल और सेक्कल पिन डायमीटर्स के बीच जो क्लियरेंस होता है वो कितने mm के होते हैं। तो इसकी अगर मैक्सिमम क्लियरेंस की अगर बात करें हम तो इसका मैक्सिमम क्लियरेंस होता है 1 mm तक रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो क्लियरेंस होता है वह सेक्कल पिन डायमीटर और सेक्कल प्लेट जो होल होता है हमारा उनके बीच के क्लियरेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है न्यू डायमेंशन ऑफ साइड फ्रेम एंटी रोटेशन लग फॉर ऑल कैसना बोगी इज डैश mm, यानी जितने भी हमारा कैसना बोगी होते हैं उसमें साइड फ्रेम एंटी रोटेशन लग का नया डायमेंशन पूछा गया है। तो यह जो नया डायमेंशन होता है वो हमारा 522 mm का होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नया डायमेंशन पूछा गया था। वहीं यह हमारा बढ़कर जब यह 528 हो जाता है तो इसको हम वर्न यानी कंडम कर देते हैं, यानी इस दोनों के बीच का जो क्लियरेंस होता है हमारा यह हमारा 6 mm का क्लियरेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बियर लिमिट ऑफ पेडेस्ट्रल क्राउन रूफ और कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी के लिए जो पेडेस्ट्रल क्राउन रूफ का जो हिसाब लिमिट्स होता है वो कितने mm का होता है। तो यह 5 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ IRY कोचेज। IRY कोचेज के लिए जो व्हील बेस होता है वह 2440 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी सेकेंडिकल वर्टिकल शॉक एब्जॉर्बर्स आर फिटेड इन IR20 बोगी, यानी IR20 बोगी में कितने सेकेंडरी वर्टिकल शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो IR20 बोगी की अगर बात करें हम तो इसमें जो डैम्पर लगे होते हैं टोटल सेकेंडिकल वर्टिकल डैम्पर वह 6 की संख्या में लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ICF चेयर कार कोचेज, यानी ICF चेयर कार कोचेज में जो टोटल नंबर्स होता है सीट्स का वह होता है 73। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
सी क्लास ओडीसी सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग, यानी सी क्लास ओडीसी यानी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट का स्थानांतरण कब किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ग्रॉस क्लियरेंस और जो नेट क्लियरेंस होता है उसके आधार पर हमारा अलग अलग ओडीसी का क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें मेनली हमारा 3 क्लास के ओडीसी होते हैं, ए क्लास ओडीसी, बी क्लास ओडीसी और सी क्लास ओडीसी। जिसमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया सी क्लास ओडीसी का मूवमेंट का, तो इसका मूवमेंट जो किया जाता है वह केबल और केबल डे लाइट्स में किया जाता है 25 kmph से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डे लाइट्स के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ ट्रॉली इज यूज्ड इन बीएलसी वैगन, यानी बीएलसी वैगन में किस प्रकार के बोगी का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बीएलसी वैगन में जो ट्रॉली यूज किए जाते हैं वो कास्ट स्टील बोगी टाइप LCCF 20C टाइप्स के बोगी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीएलसी का जो चक्कों का व्यास होता है वह न्यू कंडीशन में 840 mm और या रिड्यूस होकर जो 780 तक हम यूज में लेते हैं। इसके अलावा 1 यूनिट्स में हमारा 5 कार्स होते हैं, जिसमें दोनों एंड पर हमारा ए कार और बीच में 3 बी कार्स STB यानी स्लैकलेस ड्रॉ बार के साथ अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन LHV कोचेज, यानी LHV कोचों में जो व्हील फ्लेंज का थिकनेस यानी मोटाई होता है वो कितने mm के होते हैं। तो LHV के केस में जो व्हील फ्लेंज का थिकनेस होता है वह होता है 29.4 mm होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी 29.4 mm व्हील फ्लेंज का थिकनेस होता है LHV कोचेज के केस में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैक्सिमम बफिंग स्ट्रोक्स ऑफ CBC इज डैश mm, यानी जो CBC का बफिंग स्ट्रोक्स होता है मैक्सिमम वह होता है 80 mm मैक्सिमम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सिम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज बफर हाइट्स इज डैश mm, यानी बफर हाइट्स को इंक्रीज करने के लिए जो मैक्सिमम थिकनेस का रिक्वायरमेंट होता है सिम का वो कितने mm के होते हैं। तो यह 5 mm के थिकनेस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सेंटर पिवेट ऑफ कैसनव बोगी इज मेड ऑफ, यानी कैसनव बोगी का सेंटर पिवेट किसका बना होता है। तो यह बना होता है कास्ट स्टील का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इन व्हील इज डैश mm, यानी पहियों में डीप फ्लेंज का जो लिमिटेशंस होता है वह मैक्सिमम 35 mm तक होता है। इससे ज़्यादा होने पर हम व्हील को सर्विस से कंडम कर देते हैं। जिसको हम मेजरमेंट की अगर बात करें तो यह टायर डिफेक्ट गेज की सहायता से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन एन एयर स्प्रिंग बोगी गैप मेंटेन बिटवीन लोअर प्लैंक एंड अपर प्लैंक इज डैश mm, यानी एयर स्प्रिंग बोगी में लोअर प्लैंक और अपर प्लैंक के बीच के जो हमारा गैप रखा मेंटेन किया जाता है वो कितने mm तक मेंटेन करके रखा जाता है। तो वो गैप मेंटेन किया जाता है 255 mm तक, यानी 255 mm तक मेंटेन करके रखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी इशूड इन बाइलिंगुअल फॉर्म्स, धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। तो जो यह सेक्शन 33 के बारे में बात किया जा रहा है यह इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1965 को इफेक्ट में लाया गया था। इसमें जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है वो टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे।
जिसको बाइलिंगुअल यानी हिंदी एंड इंग्लिश में जारी करना होगा, जो 14 डॉक्यूमेंट्स है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वह साइनिंग अथॉरिटी होगा, जो इसको कंफर्म करेगा कि यह डॉक्यूमेंट्स बाइलिंगुअल फॉर्मेट्स में जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर्स में डॉक्यूमेंट्स होगा वह 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ द सिटी इम्प्लीमेंटेशन कमिटी शुड बी हेल्ड इन अ ईयर। यहाँ पर टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के बारे में यानी सिटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी TOLIC के बारे में। इसकी जो मीटिंग कंडक्ट करवाया जाता है वह करवाया जाता है 1 इन 6 मंथ, यानी 6 मंथ में एक बार इसका मीटिंग कंडक्ट करवाया जाता है, यानी वर्ष में 2 बार और 6 महीने में 1 बार। और TOLIC का फुल फॉर्म होता है टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी यहाँ पर आप दूसरे शब्द में अगर बोले तो सिटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बोला जाएगा। और इसके जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष होते हैं, उस शहर के जहाँ पर यह मीटिंग कंडक्ट करवाया जाता है उसके टॉप मोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन के अनुसार चले कि नगर यहाँ पर कि हेल्ड एन ईयर यानी वर्ष में कितने बार कंडक्ट करवाया जाएगा। चूँकि 6 महीने में 1 बार कंडक्ट करवाया जाता है तो वर्ष में टोटल 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ऑफिस इज नोटिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 10 सब सेक्शन 4 वेन डैश % ऑफ एम्प्लॉयज आर हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, यानी कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जा सकता है। तो जब भी अगर बात करें जो एम्प्लॉय जो होंगे उसका परसेंटेज अगर 80% से एबव अगर वह हिंदी के वर्किंग नॉलेज का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो तो रूल 10(4) के अनुसार उसमें उसको ऑफिस को नोटिफाई किया जा सकता है कि हिंदी में काटते। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 80%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द हिंदी एडवाइजरी कमेटी, यानी हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर बात करें हम हिंदी एडवाइजरी कमेटी यानी हिंदी सलाहकार समिति का, तो इसका गठन किया जाता है प्रत्येक डिपार्टमेंट और विभागों में इसका गठन किया जाता है। और इसका कार्य होता है कि जो संबंधित मंत्रालय या विभाग हो जिसमें यह गठित किया गया हो उसमें हिंदी के प्रचार में जो प्रगति कितने % हुआ हो उसकी समीक्षा करने का काम यह कमेटी करता है। और इसको जो लीड किया जाता है इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कोई डिपार्टमेंट अगर रेल मंत्रालय के अंतर्गत किया गया हो तो इसके अध्यक्ष रेल मंत्री होंगे। अगर वह रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको बनाया गया हो तो इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर होंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक डिपार्टमेंट के जो जिसमें यह एडवाइजरी कमेटी का फॉर्म किया जाएगा तो उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर होंगे वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा बात करें हम तो इसकी मीटिंग जो होता है वह वर्ष में 4 बार कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, यानी मिनिमम 0.4 टाइम्स इन अ ईयर, यानी एक वर्ष में कम से कम 4 बार इसकी मीटिंग कंडक्ट करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम इसके अलावा कि यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं हिंदी एडवाइजरी कमेटी के, तो यहाँ पर नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं इसका मैक्सिमम संख्या 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम की बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 15 की संख्या में मैक्सिमम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हिंदी एडवाइजरी कमेटी में होना चाहिए मैक्सिमम के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑन हैविंग हाउ मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज द सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी इज फॉर्म्ड, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है। तो जब भी अगर बात करें सिटी के अंतर्गत अगर 10 या उससे ज़्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर ऑफिसेज हो तो वहाँ पर TOLIC यानी टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन वाज द हिंदी एक्सेप्टेड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह स्वीकार किया गया था आर्टिकल 343 के 3 के अनुसार हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और स्क्रिप्ट में हमारा देवनागरी लिपि को एज ए स्क्रिप्ट के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन वेयर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल्स। यानी 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को कब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो यह बात करें हम कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली का, तो यह 71 अमेंडमेंट जो कि 1992 के अंतर्गत आया था, उस दौरान इसको अमेंडमेंट करके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1992। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हेन वाज द सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो एस्टेब्लिश्ड। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब किया गया था? यानी सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो का स्थापना 1960 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन हिंदी इन गवर्नमेंट ऑफिसेज लोकेटेड इन रीजन ए। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजभाषा नियम के अंतर्गत क क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों में कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में होना अपेक्षित है? तो यहाँ पर बात करें कि जब भी रीजन ए की अगर बात की जाए तो यहाँ यह एक हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। यहाँ पर जो सरकारी कार्यालय में कामकाज की अगर बात करें तो यहाँ पर 100% की अपेक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशंस पास्ड। यानी राजभाषा जो प्रस्ताव या संकल्प बोलिए उनको कब पारित किया गया था रिजोल्यूशंस को? तो यह 1968 यानी 1968 में ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशंस को पास किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।